नमस्कार साथियों। तो जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ शुरू होने जा रही है, तो संविधान से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका हम जो है डिस्कशन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान प्री के रिस्पेक्ट में बड़ा पोर्शन है। इसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन प्री के आ जाते हैं। तो बेसिक चीज़ों से जो है हम संविधान को चालू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन हो सके। आज सुबह जो एक ऑनलाइन पैरेलली क्लास भी ट्राई की गई थी, उसमें कुछ दिक्कतें आ गई, इसलिए फिर से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज जो हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक जानकारियाँ ब्रीफ लेते हुए, जिससे कि आगे जब हम मूल संविधान में आएंगे तो हमको पता लगेगा और अन्य क्या चीज़ें हैं, डिटेल में हम जो है उसकी पढ़ाई करेंगे। तो संविधान आज जो है हम चालू करेंगे। तो संविधान बेसिकली होता क्या है? कोई भी चीज़ में हम देखें अगर, तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ये एक रूल्स रहते हैं, है ना, लॉज रहते हैं। कहीं भी आप देखेंगे कोई भी चीज़ों में तो रूल्स का होना आवश्यक है। अगर हम सपोज जैसे क्रिकेट में भी देखें तो आईसीसी के कुछ रूल्स होंगे जिसको जो है पूरे विश्व में क्रिकेट अगर कहीं खेला जा रहा है तो उसमें इसका पालन किया जाता है। तो ऐसे ही जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, लॉज हैं, कानून हैं, नियम हैं, कायदे हैं, जो कि क्या है, किसी देश को चलाने में काम आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लेमैन लैंग्वेज में साधारण भाषा में अगर डिफाइन करें तो ये क्या है, तो दीज आर सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज विच फॉर्म्स दी गवर्नमेंट, जो कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं और साथ में बताते हैं क्या, रिलेशन या फिर संबंध किसके मध्य में, तो सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में। तो ध्यान रखेंगे संविधान क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज हैं जो कि क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारण करते हैं कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, विच डिटरमाइन दी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर रिलेशनशिप विद सिटीजन्स एंड बिटवीन गवर्नमेंट, सिटीजन एंड गवर्नमेंट। ठीक है, या फिर इसको हटा देंगे तो रिलेशनशिप विथ द सिटीजन्स। इस तरीके से एक जो है साधारण डेफिनेशन हो सकती है। मतलब संविधान कुछ ऐसे नियम और कानून हैं जो कि किस तरह की गवर्नमेंट या किस तरह की सरकार होगी और उस सरकार का कैसा संबंध होगा किसके साथ, नागरिकों के साथ। तो ये चीज़ जो है डिफाइन करता है क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक साधारण डेफिनेशन हो गया ये। इसी में आगे जब हम लोग चलेंगे तो कुछ जो टर्मिनोलॉजी या कीवर्ड है जो हमको जानना ज़रूरी है संविधान के लिए, उनको देखते हुए चलेंगे। तो संविधान के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमको जानना ज़रूरी है उसी में देखेंगे। तो पहला शब्द आता है स्टेट, राज्य। राज्य क्या है? तो राज्य की अवधारणा दो आधार पर हो सकती है। एक होगी पॉलिटिकल एंटिटी या फिर एक राजनैतिक इकाई, राजनैतिक इकाई, और एक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रशासनिक इकाई। तो ये जो राज्य है ये बेसिकली है क्या, तो ये राज्य या स्टेट जो है ये चार तत्वों से, एलिमेंट से बना है। एलिमेंट्स, तत्व, क्या क्या इसमें तत्व आ जाएंगे? ये राज्य में एमपी, छत्तीसगढ़ या वो एक तरीके का प्रशासनिक आधार पर हमने इनको डिवीजन कर दिया प्रांतों में। लेकिन राज्य अगर मैं बोलूं तो ब्रिटिश राज्य या फिर मैं बोलूँगा मुगल राज्य, ये राज्य मैं बात कर रहा हूँ एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल एंटिटी। इसमें क्या क्या तत्व या एलिमेंट होंगे? तो इसमें होंगे टेरिटरी या फिर क्षेत्र। कोई भी एक, सपोज ये एक राज्य है, इसका एक डिफाइंड एरिया होगा, क्षेत्र होगा, ज्योग्राफिकल एरिया होगा। उसी के बाद इस एरिया में पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या
जो है निवास करेगी। और ये पॉपुलेशन क्या होगी, अपने से एक गवर्नमेंट बनाएगी, शासन या सरकार की स्थापना करेगी। और फाइनली क्या होगी, इनमें सब में सोवर्निटी होगी। राज्य में क्या होगी, स्टेट में सोवर्निटी या फिर संप्रभुता। संप्रभुता। तो ये सारे जो है तत्व हैं। सबसे पहले कोई भी अगर राज्य है, स्टेट है, तो उसका एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होगा, क्षेत्र होगा, टेरिटरी होगी, भौगोलिक क्षेत्र होगा। उसमें एक पॉपुलेशन निवास करेगी। ये पॉपुलेशन जो है अपने कल्याण के लिए, राज्य के जनसंख्या के कल्याण के लिए और पॉलिसी निर्माण के लिए क्या करेगी, एक सरकार का गठन करेगी। कुछ लोग सरकार का हिस्सा होंगे और ये जो है सब मिलकर जो राज्य हैं, ये राज्य क्या कहलाएगा, सोवरेन कहलाएगा या संप्रभु कहलाएगा। तो ये सारे तत्व हैं आपके किसी भी राज्य के होते हैं। तो राज्य क्या है, तो राज्य एक पॉलिटिकल एंटिटी है या राजनीतिक इकाई है ना। और उसमें जो है ये सारे उसके तत्व हैं और इन तत्वों से ही हम देखेंगे राज्य की डेफिनेशन निकलती है। अब ये वैसे इसको पहले ध्यान रखेंगे, राज्य क्या है, तो ह्यूमन एसोसिएशन है, ये ऐसा ध्यान रखेंगे। ह्यूमन एसोसिएशन है, मानव समूह है, मानव समूह। ठीक, तो डेफिनेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, स्टेट एक राजनीतिक इकाई है और साथ में यह एक मानव समूह है जिनके प्रमुख तत्व क्या है, क्षेत्र, जनसंख्या, शासन और संप्रभु, ये राज्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी राज्य की डेफिनेशन। स्टेट इज ए पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन विच हैव दीज टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी एज इट्स एट्रीब्यूट्स या इसके एलिमेंट। अब जो है इनकी ज़रूरत क्यों है, मतलब ये ह्यूमन एसोसिएशन एक तरीके का सोशल ग्रुप ही तो हुआ, सामाजिक ग्रुप हुआ एक। तो ये सामाजिक ग्रुप या सामाजिक संगठन जो है, सोशल ग्रुप जो है, ये बाकी के सोशल ग्रुप से कैसे अलग होगा। मतलब और भी सोशल ग्रुप होते हैं लेकिन राज्य जो है कि इसके लिए ह्यूमन एसोसिएशन एक सोशल ग्रुप कहला रहा है, तो ये बाकी के सोशल ग्रुप से अलग कैसा होगा। तो राज्य अलग इसलिए होगा क्योंकि इनके में उद्देश्य है। हर राज्य का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। हम जब प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि भारत कैसी राज्य व्यवस्था बनना चाहता है, कैसा एक राज्य बनना चाहता है, ये क्या है उसके उद्देश्य होंगे। इसके साथ हम लोग देखेंगे क्या है कि ये अपने ऑर्डर, आदेश जारी कर सकता है और साथ में क्या कर सकता है, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी आदेश जारी कर सकता है। तो ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन कर सकता है, आदेश तथा सुरक्षा जो है मेंटेन कर सकता है अपनी। इसके अलावा क्या है, ये लॉ एनफोर्समेंट भी कर सकता है, मतलब कानून का या विधि का प्रवर्तन भी कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे बाकी के सोशल ग्रुप से ये अलग क्यों है, क्योंकि इसमें उद्देश्य है कुछ ना कुछ, साथ में ये अपने ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन कर सकता है और फाइनली लॉ एनफोर्समेंट या कानून या विधि का जो है प्रवर्तन कर सकता है। तो ये जो हो गया आपका क्या, फाइनली राज्य की टर्मिनोलॉजी जो हमने देखी उसके बारे में। इसके आगे जो है एक चीज हम लोग देखेंगे, गवर्नमेंट और ये राज्य, इनमें क्या डिफरेंस होगा, स्टेट और गवर्नमेंट। कई बार पूछा जा सकता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो राज्य की प्रशासनिक इकाई, मैंने बोला था राज्य का एक काम है पॉलिटिकल, एक काम है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम अगर देखेंगे तो वो कौन कर रहा है, सरकार या गवर्नमेंट कर रही है। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें गवर्नमेंट और स्टेट में, तो गवर्नमेंट क्या होगा आपका, इनटेंजिबल होगा, सॉरी ये टेंजिबल होगा, यानी मूर्त होगी या फिर कॉन्क्रीट होगी। वहीं पर अगर मैं बोलूं राज्य कैसे हैं, तो राज्य अमूर्त होंगे, इनटेंजिबल है। ये मैं पॉलिटिकल एंटिटी की बात कर रहा हूं, है ना। तो राज्य जिसमें ये सारे
तत्व हैं, ये क्या एक अवधारणा है, कल्पना है, कंसेप्ट है, जिसमें क्या है एक गवर्नमेंट भी है। मतलब अगर मैं देखूं तो ये अगर स्टेट है तो उसका एक तत्व गवर्नमेंट भी है। तो हम बोल सकते हैं क्या, ये जो है टेंजिबल है, मूर्त है या फिर कॉन्क्रीट है, वहीं इसकी अवधारणा जो है आपकी अमूर्त है, इंटेंजिबल है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है। और वहीं पर इसको बोल सकते हैं हम एजेंसी ऑफ स्टेट। एजेंसी ऑफ स्टेट किसे कहा जा सकता है, गवर्नमेंट को एजेंसी ऑफ स्टेट कहा जा सकता है। तो ये बात हो गई हमारे राज्य और सरकार के बीच में डिफरेंस की। तो ये यहाँ पर आपने देख लिया राज्य किसे कहा जाता है। अब राज्य के बाद हम देखेंगे कि हमारे संविधान में राज्य को कैसे परिभाषित किया गया है। हमारे संविधान में क्या बातें की गई हैं राज्य के बारे में। तो इसमें देखेंगे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 12 और 36, इसमें जो है संविधान की डेफिनेशन दी हुई है, राज्य की डेफिनेशन दी हुई है। तो राज्य क्या होगा, राज्य जो है एज पर आर्टिकल 12 और 36, इसके 4 पॉइंट में इसको परिभाषित किया गया है। पहला, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर एट सेंटर, मतलब आपका क्या हो जाएगा, कार्यपालिका और विधायिका कहाँ की ये होगी, तो केंद्र की, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और साथ में विधायिका यानी संसद, ये दोनों मिलकर क्या कहला रहे हैं, राज्य कहला रहे हैं। किसमें, आर्टिकल 12 में। वहीं पर सेम अगर देखें तो गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और विधायिका कहाँ, तो एट स्टेट या फिर राज्य के लेवल पर। ठीक है। उसी के बाद अगर तीसरा देखें तो लोकल बॉडीज या फिर स्थानीय इकाइयां। तो स्थानीय इकाइयां मतलब पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, ये सब क्या हो जाएंगे आपके उदाहरण किसके, लोकल बॉडीज के। तो इसे भी हम किस में गिन रहे हैं, राज्य में गिन रहे हैं। और उसके बाद जो है चौथे नंबर पर कुछ स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो ये स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक और इसका मतलब होता है अवैधानिक। वैधानिक और अवैधानिक, तो ये दोनों बॉडी मिलकर क्या कैसी बॉडी हो सकती है, इसमें LIC, ONGC है ना, NHRC, ये सब क्या कहलाएंगी आपकी स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये भी किस में आ जाएंगी, आपकी स्टेट में। NHRC नहीं, ONGC, LIC, सेल, ये सब किस में आ जाएंगी, आपकी गवर्नमेंट स्टेट में। तो ध्यान रखेंगे स्टेट को आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में परिभाषित किया है। क्या क्या चीजें हैं इसमें, एक टर्म ध्यान, 3 टर्म ध्यान रखेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं स्टैट्यूटरी या वैधानिक बॉडी, ठीक, दूसरा बोल रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर संवैधानिक, और लास्ट बोल रहा हूं एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिक बॉडी। तो जो बॉडी संविधान में मेंशन है, सपोज UPSC, PSC या फिर इलेक्शन कमीशन, ये सारी बॉडीज क्या कहलाएंगी, आपकी संवैधानिक बॉडीज या संवैधानिक इकाइयां। वहीं पर ऐसी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडीज कहलाएंगी जो क्या है, किसी एक्ट के थ्रू लाई जा रही है। जैसे NHRC, इसको हमने एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और एग्जीक्यूटिव में अगर बोलूं तो जैसे प्लानिंग कमीशन था, कार्यपालिका ने अपने से जो है एक्शन लेके किसी बॉडी को अगर निर्मित किया है तो वो क्या कहलाएगी, कार्यपालिक बॉडी।
तो ये ध्यान रखेंगे, कुछ डिवीजन है। अब आगे हम चलते हैं। और तो ये हो गए आपके राज्य के बारे में जानकारी, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, राज्य के तत्व क्या है। अब जो है हम देखेंगे ऑर्गन्स या फिर अंग। किसके अंग? तो गवर्नमेंट के अंग या सरकार के अंग। क्या क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट के अंग? तो 3 अंग हैं, याद रखेंगे गवर्नमेंट के। क्या क्या होंगे 3 अंग? पहला होगा लेजिस्लेचर, दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव, तीसरा होगा जुडिशरी। हिंदी में अगर बोलें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सारी जो है अंग हैं गवर्नमेंट के। अब इसमें किसकी किसकी क्या क्या भूमिका है, रोल है। रोल अगर देखें तो लेजिस्लेचर या विधायिका क्या करती है? लॉ मेकिंग, विधि निर्माण का कार्य करती है, विधि निर्माण का कार्य करती है। फिर कार्यपालिका में देखें इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है लॉ इम्प्लीमेंटेशन का, लागू करने का, जो कानून निर्मित हुए उन्हें लागू करने का। और वहीं न्यायपालिका का क्या काम है? व्याख्या करना या इंटरप्रिटेशन करना। किसका? कानून जो निर्मित है उनकी व्याख्या करना, उनका इंटरप्रिटेशन करना। इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो उसका कानून के आधार पर, लॉ के आधार पर निराकरण करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान रखेंगे किसके काम है? न्यायपालिका के। अब हमारे यहाँ, हमारे देश में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में एक क्लोज जो है बॉन्ड है। वो बॉन्ड कैसे है? हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे को कहा जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में अधिकारीगण जो जॉब करते हैं सरकारी, वो सब आ जाएंगे। वहीं पे अगर देखें तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या राजनीतिक कार्यपालिका और ये स्थायी कार्यपालिका। तो ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है, हमारे यहाँ जो लेजिस्लेचर या कार्यपालिका विधायिका है, जैसे हो गया संसद या फिर आपकी राज्य विधानसभाएं, तो इनमें जो इलेक्टेड या चुने हुए लोग रहते हैं, जो बहुमत में होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं, याद रखेंगे मेजॉरिटी में है। तो ये चुने हुए लोग जो मेजॉरिटी में हैं, उन लोग क्या बनाते हैं? सरकार का गठन करते हैं। मतलब इनका जो लीडर होगा मेजॉरिटी का, वो क्या बनेगा? पीएम या सीएम बनेगा। और यही जो है पीएम और सीएम अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है। तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सब क्या हो जाएंगे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक कार्यपालिका होंगे। तो ये जो क्लोज बॉन्डिंग है, मतलब जो लेजिस्लेचर में है या विधायिका में है वो एग्जीक्यूटिव होगा। मतलब डुअल रोल रहते हैं किसके? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर के भी अंग होंगे और साथ में एग्जीक्यूटिव के भी अंग होंगे। तो ये हमारे प्रमुख जो है अंग हो गए सरकार के। इसके अलावा जो है हम लोग गवर्नेंस देखते हैं। अभी हमने गवर्नमेंट के अंग देख लिया, अब गवर्नेंस, शासन। तो शासन के टाइप्स कितने कितने हो सकते हैं? तो शासन के टाइप्स हम लोग जो है अलग अलग आधार पर पढ़ेंगे। तो शासन के टाइप्स अगर 3 आधारों पर जो है हम लोग विभाजित करके बनाएंगे। पहला जो डिवीजन होगा ये होगा शासित वर्ग के आधार पर, शासित वर्ग। तो शासित वर्ग जो है, अगर जो शासन करने वाला है वो राजतंत्र है या राजा है वहाँ, तो वैसा गवर्नेंस है। ये हेडिंग ध्यान रखेंगे, गवर्नेंस
या शासन, कितने टाइप के शासन हो सकते हैं ये हम देख रहे हैं। तो शासित वर्ग, राजतंत्र, इसको हम क्या बोलेंगे? मोनार्की। ये किस आधार पर बन रहा है? शासित वर्ग या रूलिंग क्लास, इनके आधार पर पहला डिवीजन हो रहा है। राजतंत्र, अगर लोगों का तंत्र है तो उसे क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। ये भी एक तरीके का गवर्नेंस है। डेमोक्रेसी। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्या हो सकता है? ओलिगार्की। ये क्या होगा? एक तरीके का कुलीन तंत्र है, मतलब एक कुलीन वर्ग होगा, वही जो है शासन करेगा। इसका और उदाहरण हो सकता है एरिस्टोक्रेसी, या फिर आपका जो सामंतवादी व्यवस्था होती है वो ओलिगार्की में आ सकती है। अब संवैधानिकता या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के आधार पर, या संवैधानिकता के आधार पर या तो संवैधानिक होंगे, संवैधानिक शासन होगा, या फिर असंवैधानिक शासन होगा, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल शासन होगा। ये डिवीजन हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि वैलिडिटी ऑफ सोर्स या फिर स्रोत की वैधता के आधार पर। तो इस आधार पर भी जो है हम डिवीजन कर सकते हैं शासन का। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक वर्ड आता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, इसको धर्म तंत्र भी बोलते हैं, जहां धर्म का शासन दिखाई दे हमको। धर्म तंत्र शासन, ठीक। वैसे ही हो सकता है लोगों का है तो लोकतंत्र। फिर से यहाँ पे भी सोर्स क्या है इसमें? पब्लिक है अगर सोर्स, धर्म है अगर सोर्स तो थियोक्रेसी, पब्लिक अगर सोर्स है तो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, और अगर कोई कुलीन वर्ग है तो एरिस्टोक्रेसी। तो इस आधार पर जो हम डिवाइड करते हैं। तो ये शासन के प्रकार हैं। इतने तरीके का गवर्नेंस हो सकता है एक शासित वर्ग रूलिंग क्लास के आधार पर, तो मोनार्की, डेमोक्रेसी, और आपका ओलिगार्की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के आधार पर, तो संवैधानिक और असंवैधानिक। वैलिडिटी ऑफ सोर्स के आधार पर तो थियोक्रेसी, सोर्स दे रहा है धर्म तो धर्मतंत्र, लोकतंत्र और एरिस्टोक्रेसी। तो ये कुछ डिवीजन हो गए आपके गवर्नेंस के। अब जो है गवर्नेंस के 3 की वर्ड्स और हैं जो हमको जानना जरूरी है। 3 प्रमुख वर्ड हैं, 3 प्रमुख वर्ड हैं, ध्यान रखेंगे। कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, और तीसरा वर्ड है यूनियन। इसका मतलब होता है परिसंघ, इसका मतलब होता है संघ, और इसका भी मतलब होता है संघ, लेकिन कुछ डिफरेंस है इसमें, ठीक। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। कॉन्फेडरेशन, परिसंघ, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो जानना जरूरी है। कॉन्फेडरेशन मतलब कुछ यूनिट्स या कुछ इकाइयाँ या कुछ स्टेट्स या राज्य, प्रांत आपस में मिलेंगे और एक परिसंघ या फिर कॉन्फेडरेशन बनाएंगे। आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एक कॉन्फेडरेशन बनाएंगे। तो ये जो कॉन्फेडरेशन होगा, इसमें इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर केंद्रीय सरकार का गठन होगा, जिसको पावर या शक्ति कहां से मिलेगी? नीचे कई सारे राज्यों से मिलेगी, है ना। तो इन कॉन्फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड who gets the power from different states या सब states,
ध्यान रखेंगे। तो केंद्रीय सरकार को शक्ति प्राप्त होती है कई राज्यों से, तो ये हो गया हमारा परिसंघ। इसमें कई राज्य मिलकर क्या करेंगे, एक बड़े परिसंघ या कॉन्फेडरेशन की स्थापना करेंगे। वहीं संघ अगर देखें, फेडरेशन, तो इसमें कई राज्यों के बीच में या यूनिट्स के बीच में, इकाइयों के बीच में क्या होगा, ट्रिटी, संधि या फिर एग्रीमेंट, और इसी संधि के आधार पर ये निर्माण करेंगे क्या, एक फेडरेशन का। तो यहां पर क्या होगा, अगर एग्रीमेंट हो रहा है किसी के बीच में तो क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक, तो फेडरेशन में आप देखेंगे ट्रिटी या एग्रीमेंट होगा राज्यों के बीच में और बनाएंगे एक संघ राज्यों का या फेडरेशन, और इसमें क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा। हर शक्ति को, चाहे उस सेंट्रल पावर हो या आपकी नीचे सबऑर्डिनेट पावर हो, सबके पास जो है शक्ति होगी। वहीं पर संघ जो है, तो ये कई राज्यों को, बेटर ऐसा बोल सकते हैं कि एक बड़े राज्य में कई राज्य मिलेंगे और ये राज्यों में डिवाइडेड या विभाजित इसलिए होंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ईज रहे, मतलब प्रशासनिक सरलता हो, इस कारण से जो है यूनियन या संघ में डिवाइड होंगे, या कई राज्य मिलकर संघ बनाएंगे, या एक बड़े राज्य में कई छोटे राज्य रहेंगे और वे आपस में संघ कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक आसानी हो, इस कारण से क्या है, राज्यों, छोटे राज्यों में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे तीन टर्म्स हैं, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और संघ। इंडिया की पॉलिटी जो है फेडरल है, संघात्मक है, डिवीजन ऑफ पावर डेफिनेटली है, लेकिन संविधान में हमें कहीं भी नहीं मिलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान फेडरल है। हमारे संविधान में मिलता है इंडिया इज अ यूनियन, संघ। तो याद रखेंगे, इंडिया इज अ यूनियन, कई छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा राज्य बने। हमारे यहाँ जो है राज्य जो है एग्रीमेंट करके नहीं मिले हैं, बिना एग्रीमेंट के मिले हैं, और अगर यहाँ एग्रीमेंट हो रहा है जैसे फेडरेशन में, तो वे आपस में तोड़ भी सकते हैं एग्रीमेंट। लेकिन भारत में जो है व्यवस्था, कोई भी राज्य जो है अलग नहीं हो सकता, इसलिए कहा जाता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स या राज्य। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये अलग नहीं हो सकते। तो ये, और यहीं पर अगर हम देखें कॉन्फेडरेशन का एग्जाम्पल, तो आप लोग ने सुने होंगे मराठा कॉन्फेडरेशन, है ना। इसमें अगर देखेंगे कॉन्फेडरेशन के, फेडरेशन में, तो यूएसए एग्जाम्पल है आज की डेट में। यहाँ पे जो है 50 स्टेट हैं, सबके अपने अपने राइट्स हैं और एक ट्रिटी या एग्रीमेंट करके आपस में मिले हैं। वैसे यूएसएसआर है, यूनियन का एग्जाम्पल इंडिया या भारत है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब अगर इनमें हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा होगा या सबसे ज़्यादा वीक कौन सा होगा, तो कॉन्फेडरेशन जो है सबसे वीक होगा, कमज़ोर होगा। मतलब अगर कोई भी राज्य अलग होना चाहता है तो आसानी से अलग हो सकता है। वहीं पे फेडरेशन में एग्रीमेंट तोड़ना पड़ेगा। यूनियन में कोई प्रावधान नहीं है कि वे राज्यों से अलग हो सके, तो यूनियन जो है सबसे स्ट्रांग होगा। कैसा? स्ट्रांग टाइप ऑफ गवर्नेंस है। तो ये ध्यान रखेंगे यूनियन के बारे में। ठीक, तो अब ये कुछ चीज़ें हो गई। अब हम लोग को जो देखना है भारतीय संविधान के हिसाब से, फेडरेशन और यूनियन भी बेटर नहीं, फेडरेशन, यूनियन और यूनिटरी, ये दो टर्म हमको समझना जरूरी है। और ये यूनियन से भी बेटर मैं बोलूँ फेडरल या फिर संघ, इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है अगर हम भारत के बारे में पढ़ें तो भारत जैसे कि मैंने बताया क्या है, फेडरल है। पॉलिटी में मतलब दिखाई देता है कि फेडरल है,
मतलब फेडरेशन का मतलब क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ पावर साधारण शब्दों में। तो भारत में है डेफिनेटली, हम देखते हैं कि एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लेकिन हम देखेंगे एक और टर्म आता है यहाँ पे यूनिटरी या फिर एकात्मक। इसको क्या बोल रहे हैं, संघीय व्यवस्था है ये, संघीय राज व्यवस्था, और ये एकात्मक राज व्यवस्था। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंस से भी ज़्यादा देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि इनमें इनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो वहीं फेडरेशन में अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे इनके फीचर, डुअल पॉलिटी, मतलब दो राज व्यवस्था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या शक्ति है, राज्य की क्या शक्ति है। तीसरा डिवीजन ऑफ पावर, डेफिनेटली डिवीजन हो रहा है पावर का हमारे यहाँ। तो चौथा सुप्रीमेसी या सर्वोच्चता, किसकी, संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता ऑफ या सर्वोच्चता किसकी, संविधान की, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देखेंगे क्या, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कठोर संविधान, कठोर या फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इनको मैं एक साथ समझा देता हूं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या है इसमें, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और लास्ट है बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरलिज्म। तो ये सारे क्या हो गए आपके फीचर्स हैं फेडरल पॉलिटी की। अगर क्वेश्चन प्री में अक्सर पूछता है कि भारतीय संविधान में ऐसे क्या फीचर्स हैं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो कि क्या संघात्मक या संघीय है या फिर फेडरल है, तो भाई डुअल पॉलिटी, दो सरकारें हैं, दिख रहा है ये फेडरल फीचर है। डिवीजन ऑफ पावर मैंने बोला था, वहां पे भी एग्रीमेंट, दो शक्तियां थी बताया था। रिटन है तो संविधान में लिखित है, तो डेफिनेटली रिटन चीज भी क्या हो जाएगी, फेडरल पॉलिटी। डिवीजन ऑफ पावर बात हो चुकी है। सर्वोच्चता, लिखित जो चीज है उसे हम सबसे ऊपर मानेंगे, तो सर्वोच्चता। कठोर, रिजिड, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लिखा हुआ है उसको आसानी से आप जो है संशोधित नहीं कर सकते, संशोधित नहीं कर सकते, एमेंड नहीं कर सकते आसानी से। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी की एक अपनी शक्तियां हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी के प्रभाव में नहीं है। बाईकैमरलिज्म, ये क्या हो जाएगा, द्विसदन व्यवस्था। द्विसदन व्यवस्था है हमारे यहाँ, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो ये सारे जो फीचर्स हो गए हमारे संघीय फीचर्स हो गए संविधान के। अब आ जाते हैं हम कौन से, यूनिटरी फीचर्स। तो यूनिटरी फीचर्स में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर। मैंने बोला इस ये जो है डिवीजन ऑफ पावर है, तो यहाँ पे यूनिटरी, एकात्मक, एक शक्ति जो इम्पोर्टेंट है वो। तो भारत के संविधान में कुछ फीचर्स ये भी हैं। तो हमारा जो संविधान है नेचर वाइज फेडरल है या संघीय है, परंतु इसका झुकाव किस तरफ है, तो एकात्मक या फिर यूनिटरी के तरफ है। तो बहुत सारे फीचर्स हमको इसमें यूनिटरी दिखेंगे। सेंटर स्ट्रांग है, कई सारे मुद्दों पे सेंटर स्ट्रांग है, विदेशी संबंध से लेके, सैन्य संबंध से लेके, कम्युनिकेशन से लेके, सारी पावर्स किसके पास है, सेंटर के पास है। इसके अलावा हम देखेंगे राज्य जो, स्टेट जो है, स्टेट या राज्य जो है, ये जो है आपके नश्वर हैं या डिस्ट्रक्टिबल हैं, है ना। एमपी से छत्तीसगढ़ बना दिया, किसकी शक्ति है, केंद्र की है ना। फिर इसके अलावा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल या एकल संविधान, एकल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सिंगल सिटीजनशिप, एक ही नागरिकता, आप भारत के ही नागरिक कहलाएंगे,
ये भी क्या है, इसका फीचर है। फिर अगर हम देखें कठोर कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लचीला या फिर फ्लेक्सिबल। ठीक, फिर और क्या चीजें हो सकती हैं, यहाँ पर देखें तो एकीकृत जुडिशियरी या फिर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, एकीकृत या इंटीग्रेटेड न्यायपालिका, जुडिशियरी। देखेंगे आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो एक हायरार्की बनी हुई है, इसी आधार पर जो है आपका कार्य होता है। ठीक, लचीला मतलब आसानी से संशोधित किया जा सकता है। और क्या चीज हो जाएंगी, तो ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें आप जानते हैं IAS, IPS, IFS, तो ये सारे एम्प्लॉय किसके होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये सारे फीचर्स किसके हो गए, आपके एकात्मक या यूनिटरी के, जो हमारे संविधान में दिखाई पड़ते हैं। ठीक, उसके साथ हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर या फिर नियुक्ति, किसकी, तो गवर्नर की नियुक्ति। गवर्नर की नियुक्ति या राज्यपाल की नियुक्ति, ये क्या है, एक एकात्मक फीचर है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है नियुक्ति करवाती है राज्यपालों की। इसके अलावा जो है इलेक्शन मशीनरी भी एकीकृत है, या फिर आपका निर्वाचन तंत्र जो है एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। कैसे एकीकृत है, एक इलेक्शन कमीशन है, चुनाव कराता है किसके, लोकसभा, राज्य पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबके लिए इलेक्शन करा रहे हैं। ठीक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ये फीचर भी आपका क्या हो गया, एकात्मक। तो भारत के संविधान में ये सारे फीचर्स हैं, ये क्या है, एकात्मक है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है और पोर्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे का। इसी तरह से हम जो है कवर करते हुए जाएंगे, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं पहले उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद संविधान की ओर जाएंगे। तो तब तक के जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।